अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, वैसे तो पंजाब पे हर जमात की ही नज़र है, मुस्लिम लीग नून की भी नज़र है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन 100 दिन से जायद हो गया इजलास चल रहा है पंजाब का, और ऐसे में जब 6,000 रुपये TADA भी मिल रहे हैं, MPS की मौजें भी लगी हुई हैं, ज़रा आम आदमी की जेब से पैसे जा रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी। लेकिन परवेज़ इलाही साहब सब कुछ छोड़ छाड़ के इजलास ख़त्म किए बगैर ही लंदन चले गए। वो लंदन क्या करने चले गए? बड़ी तुम इनोसेंट बन रही हो कि तुम्हें पता ही नहीं है लंदन क्या करने नहीं, चले मुझे गए। वाकई नहीं पता, ये तो आपकी चिड़िया, और आप बताएंगे कि वो क्या अच्छा करने सुनो, ऐसे है कि ये जो इजलास चल रहा है और उसको मुलतवी नहीं किया जा रहा, वो उनको फ़िक्र ये इस बात का है कि अगर इजलास मुलतवी हो गया तो फिर वो जो खला पैदा होती है उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं कानूनी तौर पे। अच्छा। एक ये कि गवर्नर साहब जो हैं वो फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी। जब असेंबली का सेशन जारी हो तो ये नहीं हो सकता। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसके जो स्पेस आ जाती है वहाँ उसके दौरान एक मोशन मूव हो सकता है। तो परवेज़ इलाही साहब फ़िक्रमंद हैं कि अगर वो बंद असेंबली ख़त्म हो जाती है या पोस्टपोन हो जाती है, इजलास जो है रोग हो जाता है, तो उसके दौरान उनके ऊपर हमला ना हो जाए। और अगर हमला हुआ तो वो फिर गवर्नर साहब की तरफ से होगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अपॉइंटी है वहाँ। बलीगुर रहमान साहब। हाँ, तो इसलिए चौधरी साहब जो हैं वो असेंबली को चलाई जा रहे हैं। उन्हें ख़तरा ये है कि या उनके स्पीकर के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। उन्हें ये भी ख़बरें हैं कि अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन वगैरह ये सारे एक्टिव हो चुके हैं। ये भी ख़बरें हैं कि इस्लामाबाद वाले बड़े एक्टिवली ये सोच रहे हैं कि चौधरी साहब की छुट्टी कराई जाए किसी तरीके के साथ। तो मैं समझता हूँ उनकी ये परेशानी है, इस वजह से वो इजलास को चलाए जा रहे हैं कि ये हो ना सके। मगर सवाल ये है कि कब तक ये करेंगे। और आप जैसे लोग पूछेंगे जी कि इतने करोड़ रुपए आप अपनी सीट बचाने के लिए कर रहे हैं आपके पास, तो ऐसे लगता है कि मेजॉरिटी ख़त्म होने वाली है, ये हो जाएगी। तो ये तो गैर आइनी किस्म की आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और कब तक आप अपने आप को बचा लेंगे। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि वो ख़तरा है। अब अगर ख़तरा है तो वो उसके ख़तरा को कैसे टैकल करेंगे। तो अब वो लंदन चले गए हैं। अब वो लंदन क्या करने गए हैं? मेरा ख़्याल है कि इसमें कुछ जो शरारती लोग हैं वो एक बात कह रहे हैं, और जो तज्ज़ियाकार हैं वो शायद दूसरा किस्म का शक कर रहे हैं। शरारती लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुनीस इलाही साहब हाई कोर्ट में बरी हो चुके हैं, अक्विटल हो गई है। सिंगल एक जज का बेंच था, उन्होंने उनके सारे केसेस जो थे करप्शन के वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, और नैब को कहा जाओ जाओ गुड्डियाँ उड़ाओ। अच्छा, मगर जो शरारती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जज साहब के बड़े करीबी भाई या चचाजाद भाई या कज़न वो PMLQ के UK के सदर हैं। और जो शरारती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब की उनके साथ भी मुलाकात हो जाए वहाँ, क्योंकि वो क्यू के तो है ही ना। हाँ। सदर, तो मुलाकात तो बनती है। मगर आजकल के हालात में, जबकि अभी अभी उनके रिश्तेदार ने बरी किया है, तो लोग तो आपको पता है किस किस्म की बातें करते हैं फिर कि कोई ना कोई कनेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि चिड़िया की ये खबर है कि जब परवेज़ इलाही साहब पहुँचे लंदन एयरपोर्ट पे, तो वहाँ उनको ख़बर ये मिली कि वो PMLQ के जो सदर हैं वो भी उनको रिसीव करने आए हुए हैं, या इरादा रखते हैं उनको रिसीव करने का। और परवेज़ इलाही साहब ने सोचा यहाँ का तो मीडिया बड़ा ख़तरनाक है, उन्होंने 2+2 करके 4 बना देने हैं, और इन्होंने इसके साथ जो मुझे रिसीव कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी आ जाएंगी। उसके बाद वो PMLQ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तस्वीरें, जो जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके साथ भी आ जाएंगी। तो फिर लोग कुछ और 2+2 करके 22 ना बना लें। तो बेहतर ये है कि किसी तरीके के साथ मैं अवॉइड करूँ इस चीज़ को। तो फिर जो वहाँ की जो चिड़िया लंदन वाली मेरी UK रेजिडेंशियल चिड़िया जो है, उसने ये ख़बर दी है कि चौधरी साहब ने फिर वहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ये कहा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मिल रहा था ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, कोई अंडर सेक्रेटरी टाइप कोई ना कोई तो रिसीव करने आते हैं। उनको ये कहा कि आप मुझे नॉर्मल रूट से ना बाहर जाएँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता अराइवल लाउंज में, मुझे साइड से वो निकाल दें। तो चिड़िया की ये खबर है कि फिर उनको साइड से निकाला गया और वहाँ से वो
अपने होटल जहाँ वो ठहरे हुए वहाँ चले गए। और ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि शरारती जर्नलिस्ट्स या जिनका ताल्लुक चिड़िया के साथ है वो उनकी तस्वीरें मेरे उठा ले कि जी वो देखो किसको मिल रहे हैं, और ये वही साहब हैं जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के साथ है, जिनका ताल्लुक अभी जो मुनीर सलाई साहब को जो छूट मिली है। तो लोग तो आपको पता है कैसी बातें करते हैं, और यकीनी तौर पे ऐसी मतलब शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे अदलिया के जो जजेस हैं दे वेरी अपराइट और वो ऑन मेरिट ही काम करते हैं। मगर ये भी सुनने में आया कह रही है कि हम अपील करेंगे। इंटरेस्टिंग ये बात है जो है वो मरियम के केस में शायद अपील ना करे और मुनीर सलाई के केस में शायद अपील कर ले। तो ये भी अब आप अपने जिसे कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, पुट दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। तो अब पुट दिस ऑल दिस इन योर पाइप एंड स्मोक इट। सेठी साहब, लेकिन वहाँ पर एक और भी शरारती लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और भी मुलाकात हो सकता है कि लंदन में हो। अच्छा, आप बात अब आपने छेड़ी दी, तो मेरा ख्याल है मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने ये छेड़ी है, मैंने ये बात नहीं छेड़ी। तक अगर आपको कोई पकड़ने आ जाए तो आपको पकड़े, मुझे कोई ना कुछ कहे, और आप खातून है, मेरा ख्याल है आप बच जाएंगी। तो अब जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, बिकॉज आप इस शो में आपने पूछ लिया। आप ऐसे जवाब दे दें कि हम दोनों मैं तो ना पकड़ी जाऊँ। अच्छा चलो ठीक, अच्छा मतलब मैं पकड़ा जाऊँ तुम ना पकड़ी जाओ। सवाल तुमने किया है और मेरे से जवाब तलब कर रही हो, और वो कहते हैं कि सच में बोल नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल यही खान साहब यही कहते हैं, तो आपने मुझे उसी पोजीशन में डाल दिया। तो बहरहाल अब क्योंकि सवाल आया है तो गोलमोल जवाब तो देना पड़ेगा ना सच ना झूठ। तो वही शरारती लोग यही कह रहे हैं कि जी कोई पचौरी साहब, जो असली बात है वो ये नहीं है कि वो जज साहब के कोई रिश्तेदार हैं और उनसे वो छुप रहे हैं या मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि चौधरी साहब कहीं और भी मुलाकात करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, और शायद उसका ताल्लुक न्यूट्रल्स के साथ है, क्योंकि न्यूट्रल्स तो किसी को मिलते नहीं हैं। वो तो कहते हैं बस हो गया जो हो गया, उन्होंने से नहीं मिलना किसी को। मगर चौधरी साहब शायद ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके के साथ कोई मुलाकात हो जाए कहीं किसी के साथ, ताकि वो उनको ये समझाएं कि देखो जी मेरी गवर्नमेंट को रहने दो, इन्होंने रोको पीडीएम नू, ये इस मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं तो तुहाडा आदमी हाँ, जो हुक्म होएगा मैं करांगा, तो मैनू बचा लो, तो या हुक्म की है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की अफवाहें हैं। क्या चौधरी साहब कामयाब हो जाएंगे मिलने किसी को, या नहीं मुलाकात हो सकेगी, आई कांट से। और जाहिर है मैं जो जिसका हवाला दे रहा हूँ वो नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो किसी न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ ऐसी बात होनी कोई नहीं है, उन्होंने मिलना कोई नहीं किसी को। उन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ है कि हम न्यूट्रल हैं, हमने किसी को नहीं मिलना। अभी वाशिंगटन के अंदर भी आर्मी चीफ ने यही बात कही है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और यहाँ तक सियासत से दूर रहने की बात की, और यहाँ तक कोई सियासत में हमारा अब रोल कोई नहीं है, ना ही होगा। दूसरी बात ये है कि मैं जा रहा हूँ घर, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और ये सारी डिबेट जो चल रही है मेरे बारे में कि एक्सटेंशन दूंगा नहीं लूँगा, मैं कितनी दफ़ा कहूँगा, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ इस फोरम पे कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, और ना तो और मैं घर जाऊँगा। तो इसलिए ये सिचुएशन अब क्लियर है। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब को खास घास वास कोई नहीं किसी ने डालना। सवाल मेरा अगला ये है कि पंजाब चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने आपने देखा जब तबसरा किया है आपने कि हल्फ लिया केपी में अपने लोगों से, वो काम वो पंजाब में भी करने लगे। लेकिन हाशिम डोगर साहब जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दी है। अच्छा। और उन्होंने कहा बड़ा क्लियर कट कि हम कोई भी मशीनरी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की फैसिलिटेट नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को, ना ही हमारी पुलिस अगेंस्ट कैपिटल की पुलिस के खड़ी होगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि ये तर्ज जो है ये केपी वाले भी शायद इस पे चल पड़े? देखिए केपी वाले तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। केपी वाले तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गवर्नमेंट है, और वो पूरी भरपूर सपोर्ट करेगी जो लोग निकलेंगे वहाँ से लॉन्ग मार्च में। कहा यह जाएगा कि सिक्योरिटी दी जा रही है, दरअसल उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। यहाँ भी आपने देखा कि जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि हम सिक्योरिटी देंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है बात तो वही है, मगर यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब भरपूर तरीके से इस लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो जो मुलाकातें करना चाह रहे हैं उसमें अपनी पोजीशन भी वाज़े करना चाह रहे हैं कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मैं क्या करूँ, मैं ना दूँ सपोर्ट या दूँ सपोर्ट, ये। और दूसरा ये कि क्या ये पीडीएम को समझाएं कि मुझे
डिस्टेबलाइज ना करें, नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा टू सपोर्ट इमरान खान। तो ये सारे जो है ना इश्यूज़ ये डिस्कशन में आ सकते हैं। तो ज़ाहिर है चौधरी साहब तो चाहेंगे, बिकॉज उन्होंने पहले भी ये कहा था कि कोई ऐसा काम हमने नहीं करना, ये हुकूमत इमरान खान को उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगी जहाँ की आर्मी के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई क्लैश आती है। तो क्लैश तो आएगी। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमने तो वो क्लियर कर लिया है कि फ़ौज भी बुलाई जाएगी टू प्रोटेक्ट इंस्टॉलेशंस एंड डिप्लोमेटिक एनक्लेव, और पुलिस और रेंजर्स बुलाए जाएंगे टू स्टॉप द क्राउड्स, और हम नहीं आने देंगे किसी को। याद रहे कि इससे पहले ये सोच थी कि वो आएँ और पुरअमन तरीके से आएँ और G8 G9 जहाँ भी वो पार्क है वहाँ जाके अपना जलसा कर लें। आज जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया राना साहब से, वो ये कह रहे हैं हमने आने नहीं देना इनको इस्लामाबाद। तो एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं अब, और एक उसके साथ साथ खान साहब की स्ट्रैटेजी भी चल रही है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक पिटिशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम कन्वेंशन सेंटर में एक कन्वेंशन करना चाह रहे हैं 12 तारीख को, ठीक है, बिल्कुन रबीउल अव्वल के हवाले से, रबीउल अव्वल के हवाले से, और हमारी एक कमेटी भी है उसके हवाले से, और हमें इजाज़त दी जाए, और गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, और खान साहब कन्वेंशन सेंटर में जाके 2000 बंदा जो फिट आता है वहाँ उनको एड्रेस करेंगे। मगर दिलचस्प बात ये है कि साथ साथ ये भी, और अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो खान साहब अपने सपोर्टर्स को लेके पहुंच जाएंगे वहाँ कन्वेंशन सेंटर में, और अगर ये 1000-2000 बंदा पहुंच जाता है और बड़े हाईली ट्रेंड मिलिटेंट किस्म के लोग चुना के KP से इधर उधर से वो भर देते हैं, और वहाँ जाके कन्वेंशन सेंटर में वो अनाउंस कर देते हैं कि जी लॉन्ग मार्च कल है, परसों है, तरसों है, और हम अभी यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, और चलो 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 वहाँ जाके बैठ जाएं, तो कौन रोकेगा उनको। तो खान साहब ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है, इसीलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि उनको आने नहीं देना, और कन्वेंशन सेंटर में भी जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी। तो अब एक सिचुएशन आ गई है कि कन्वेंशन सेंटर को रास्ते में खड़ा कर दिया खान साहब ने कि एक कदम हम पहले वहाँ जमाएं, वहाँ से फिर लपक के हम डी चौक पहुँच सकते हैं, या जहाँ भी चाहें इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। और ये जिन लोगों के साथ कन्वेंशन सेंटर को भरा जाएगा वो मतलब है काफ़ी एग्रेसिव ट्रेंड किस्म के लोग होंगे जो कि बाहर निकलेंगे, और फिर वो जाके जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ जाके बैठ जाएंगे। आपको कौन रोकेगा वहाँ। और जब वो बैठ जाएंगे और पीछे से फिर पंजाब और KP से वो लोग आने शुरू हो जाएंगे, और एक किस्म का आपने समझा कि उन्होंने पहले जाके एक फ्लैंकिंग मूवमेंट करके एक कब्ज़ा सीज़ कर लिया, और पीछे से अब फोर्सेस आ रही हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो इट्स अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजी कि पहले एक हिल टॉप ली जाए, कन्वेंशन सेंटर, हिल टॉप से कंट्रोल किया जाए वैली को, ताकि आप बैठे हुए हैं, वहाँ से फिर आप अपने सोल्जर्स को बुलाएं टू हैविंग प्रोटेक्टेड पिकेट्स लगा के। तो इट्स अ टैक्टिक, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब आइए कि अदालत में केस चला गया ये पिटिशन। अब क्या अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इजाज़त देगी या नहीं देगी, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यही मौक़िफ़ होगा कि दरअसल ये जो कन्वेंशन है ये एक्सक्यूज़ है, ये मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल ये वहाँ पहुँच के ये देख रही वांट टू क्रिएट ट्रबल, और ये लॉन्ग मार्च की तैयारी है, और ये उसका पहला खतरा है लॉन्ग मार्च का, और इसके बाद लॉन्ग मार्च होगी, फिर ये इस्लामाबाद आएंगे और मसला बन जाएगा। उधर से वो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू फ्रीडम है, ये हमारा हक है कि हम आएँ जाएँ, आप नहीं रोक सकते, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो वारा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब जिसे कहते हैं ना फोकस पॉइंट बन गया है। अगर वो इजाज़त दे देता है कन्वेंशन सेंटर की, तो फिर जो मर्ज़ी कहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुरअमन रहेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर सब कुछ होगा जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, और लड़ाई झगड़े का पूरा इम्कान है, और टांगे कांपने का और तोड़ने का पूरा इंतज़ाम, और फिर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर PTI लाने को ले आई है, और अब देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसा फ़ैसला करता है। क्या उसे इस बात का एहसास होगा जजेस को कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये हो रहा है, या ये एक रिलीजियस फंक्शन है, उसके बाद सारे घरों घर चले जाएंगे और कुछ होगा नहीं। जो भी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा वो उसकी बड़ी अहमियत होगी। या तो वो एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसकी बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको लॉन्च कर देंगे, और या वो नहीं होगा, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर नहीं होगा। तो लेट्स सी नाउ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब की मुआवनत नहीं मिलती है, मदद नहीं मिलती इमरान खान साहब को,
और आपने अभी खुद ही कह दिया कि वो लंदन में ज़ाहिर है किसी मकसद के तहत ही गए हुए हैं, यहाँ पर वो किसी मकसद के तहत ही बैठे हुए हैं। कोई और वे आउट नज़र आ रहा है आपको अगर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं PTI और काफ लीग के अंदर, परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के अंदर, तो परवेज़ इलाही साहब किसी और ऑप्शन? देखिए, परवेज़ इलाही साहब के पास इस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन है ना, वो फेडरल जो पैगाम देना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को वाया न्यूट्रल्स, वो यही है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मिल जाएं, मुझे डिस्टेबलाइज ना करें, कोई मुका कर लो तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा लॉन्ग मार्च को। बस ऊपर से लगेगा ऐसे कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली नहीं करूँगा। और अगर आप नहीं करते तो फिर मेरी मजबूरी होगी, मैंने अपने आप को भी तो बचाना है और मेरा बचाव खान साहब के साथ ही है, तो फिर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये निगोसिएशन में ये एक किस्म के टैक्टिक्स आते जाते हैं कि जी अगर आप ये करेंगे तो मैं ये करूँगा, अगर आप ऐसे नहीं करते तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो ये निगोसिएशन, अब वो लंदन गए हुए हैं बिकॉज वो डायरेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कर नहीं सकते, वो पता चल जाएगा खान साहब को, ठीक है। तो वो लंदन गए हुए कि किसी तरीके के साथ वहाँ खुफिया किसी न्यूट्रल के साथ बातचीत हो जाए और उनका पैगाम जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी न्यूट्रल्स डालें और फेडरल गवर्नमेंट डालें और फिर कोई मुकम्मल का कोई रास्ता निकले। तो खान साहब तैयार हैं अपनी लॉन्ग मार्च की ऐलान करने के लिए। मैं आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया था कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो है टॉक टॉक फाइट फाइट। फाइट करनी है उन्होंने सड़कों के ऊपर, टॉक करनी है उन्होंने अदालतों में और पार्लियामेंट के अंदर। और मेरा ख्याल है अब टाइम नहीं रहा, नहीं तो फिर डिस्कस करते कि अब फाइट का तो है नज़र आ रहा है, लेकिन टॉक कैसे होगी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सिटी साहब परवेज़ इलाही साहब जो है ना 40 करोड़ का दफ्तर माशाल्लाह बन रहा है उनका, तो वो कुछ लंबी प्लानिंग्स के साथ ही आए हैं और इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन वो जो सिटी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी साहब, आप जाने से पहले कह रहे थे फाइट तो है, लेकिन ये टॉक के लिए पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का रास्ता कैसे खुला है? हाँ, बड़ा बिल्कुल सही सवाल है। पार्लियामेंट कैसे जाएंगे? ये तो रिज़ाइन कर चुके हैं सारे वहाँ से, बिल्कुल, और कहते हैं हम नहीं जाएंगे। मगर अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि असद उमर साहब का एक बयान आया है कि जी ये सारे के सारे रेजिग्नेशंस जो हैं ये एक ही वक्त एक्सेप्ट होने चाहिए। ये आपने क्या किया, 11 कर दिए बाकी रहने दे दी। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो पिटिशन आई है 11 में से 10 लोगों में से 10 की ये पिटिशन आई है जिससे वो ये कह रहे हैं कि जी ये आप सबको बुलाएं, अदालत ये फैसला करे कि हमने तो एक सियासी किस्म की रेजिग्नेशन दी थी, जैसे ये तो नहीं कहा मगर जैसे 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा था वो तो सियासी बात थी, उसकी तो कोई अहमियत नहीं थी, वो तो प्रोपेगेंडा होता है। तो हमने तो ये कोई सोच समझ के पार्टी के तहत तो रेजिग्नेशन नहीं दी जिसको मंजूर करना चाहिए था, हमने तो एक सियासी बात की थी और आप सबको बुला के पूछ लें कि जी आप कहें स्पीकर को सबको बुला के पूछें। मतलब ये है कि यू टर्न ले ली गई है, अदालत के सामने यू टर्न ले ली गई है कि हमने तो रेजिग्नेशंस दी नहीं। उधर असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि जी सबकी एक्सेप्ट करें आप रेजिग्नेशंस, इधर ये कह रहे हैं कि अपने लोग कि हमने तो दी नहीं, अब सबको बुला के पूछ लें। तो अब ये बड़ा वाजे हो गया है कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं अपनी इज़्ज़त बचा के कि किसी तरीके से वापस पार्लियामेंट जाया जाए। हम तो नहीं जाना चाहते, मगर अगर स्पीकर ये कह देता है या अदालत ये कह देती है कि रेजिग्नेशन तो थी नहीं, तो फिर तो वापस हम फिर तो हम पार्लियामेंट में चले जाएंगे। मगर हम तो नहीं जाना चाह रहे, मगर वो तो अदालत का फैसला आ गया। हाँ, अदालत को हमने ये ज़रूर कहा है कि तो सियासी रेजिग्नेशन थी, एक्चुअल रेजिग्नेशन तो नहीं थी, आप बुला के पूछ लें, हमने तो वैसे ही खत लिख के कर दिया था, इस तरीके से तो रेजिग्नेशन नहीं दी जाती, तो उन्होंने कैसे ही एक्सेप्ट कर ली। तो ये ड्रामा हो रहा है इस वक्त। तो रास्ता खोला जा रहा है टू गो बैक टू पार्लियामेंट और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम तो रिज़ाइन करके आ गए हैं, मगर साथ अदालत से ये कहा जा रहा है कि हमें वापस भेजें पार्लियामेंट में वापस भेजें आप। तो सेठी साहब बनता भी यही है, वापस जाने में कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, हर्ज नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जाएंगे, मामले वहीं तय होंगे। सड़कों की सियासत है प्रेशर टैक्टिक्स, ले लिया है। सड़कों की सियासत के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर जाके और मुज़ाकरात होंगे जिसमें कोशिश इनकी होगी, क्योंकि सड़कों की सियासत पीछे है और उधर रियासत की ताकत उनके पास है, तो दो ताकतें जो हैं वो बाहर हैं, एक दूसरे को फेस ऑफ कर रही हैं और यहाँ हम नेगोशिएट करेंगे। अगर वो सड़कों की सियासत ना हो तो कमज़ोर हो जाती है पोजीशन पीटीआई की, इनको कौन घास डालेगा। मगर अगर बाहर 50,000 बंदा खड़ा है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर बात हो सकती है ना पीडीएम के साथ।
और फिर आप थोड़ी बहुत 3-4 महीने इलेक्शन जल्दी करवा सकते हैं। तो ये गेम हो रही है टॉक फाइट की। और मैंने पहले भी ये कहा, एक दफ़ा नहीं, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि फाइनल सेटलमेंट पार्लियामेंट के अंदर ही होगी कि इलेक्शन कब होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएंगी कैसे होंगी, और उसमें यही तय पाएगा। मैं आज फिर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि जब इलेक्शन होगी तो सारी गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी डिसॉल्व होंगी। तो देखिए ना, इस वक्त इमरान खान साहब के पास 2 गवर्नमेंट्स हैं, बिल्कुल, अगर वो ना चाहें डिसॉल्व करना तो उनको फोर्स कोई नहीं कर सकता। तो जो सेटलमेंट होगी उसके अंदर जब फेडरल गवर्नमेंट जो कंसीड करेगी अर्ली इलेक्शन, मतलब है कि चले अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं, जून में कर लें, मई में कर लें, खान साहब को कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अगर जब वो देंगे तो फिर वापस भी तो कुछ मांगेंगे ना। वो ये कहेंगे कि जी केपी की गवर्नमेंट भी आप छोड़ें और इधर आप पंजाब, अगर उस वक्त तक भी इनके पास पंजाब रहा चौधरी परवेज़ इलाही के पास, तो वो कहेंगे इसको भी डिसॉल्व करें। तो ये फिर पूरा एक प्लान के मुताबिक एक सेटलमेंट होगी पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, ये हो नहीं सकता कि नई इलेक्शन कॉल हो जाए जिसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब बनाए विदाउट रेफरेंस टू और कंसल्टेशन विद इमरान खान। ये हो नहीं सकता। नहीं तो खान साहब जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी ऐसे बंदे के हाथ में आ जाएगी जो कि नून लीग की अपॉइंटी होगा, तो वो तो खान साहब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए इलेक्शन से पहले मुश्तरका फ़ैसला होना पड़ेगा। वो मुश्तरका फ़ैसला आइन के मुताबिक सिर्फ पार्लियामेंट में होगा, वेयर द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑब्लाइज्ड हैज़ टू कंसल्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो एक डमी है ना। बिल्कुल। फिर वो खान साहब वापस आ जाएंगे तो वो डमी फारग हो जाएंगे और खान साहब विल बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और फिर इनके साथ बात होगी आगे कैसे बढ़ना है। ये गेम प्लान है खान साहब का। सेठी साहब नैब ऑर्डिनेंस को लेकर भी गए हुए हैं कोर्ट के अंदर खान साहब, और उस पर इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जो हैं वो आए हैं, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली को कैसे और क्यों छोड़ के आ गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कह रहे हैं कि आप भी वापस अब जाएं। तो क्या असेंबली का जब वापस रुख किया जाएगा तो ये नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम और जो खान साहब को जिन जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है उन चीज़ों पर बातचीत की जाएगी, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत हो सकती है? देखिए, अदालत तो ये सवाल पूछ रही है ना उनसे कि आप एक तरफ छोड़ के आ गए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी नैब का कानून गलत है। तो अगर गलत है तो आप पार्लियामेंट में बैठ कर इसको अपोज क्यों नहीं किया? तो सवाल तो बनता है ना कि जी एक तरफ आप पार्लियामेंट छोड़ आते हैं, दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट के जो कानून है उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं। यहाँ चैलेंज करने का तो फोरम है पार्लियामेंट, तो वो छोड़ के बाहर आ जाते हैं और बाहर आके हमारे आगे आ जाते हैं। तो हम तो नहीं मदाखलत करेंगे। तो ये इशू बना हुआ है। और मैं यही समझता हूँ अदालत इनको यही कहेगी, मेहरबानी जाएँ जाके वहाँ इसको चैलेंज करें। यहाँ चैलेंज करने का फ़ायदा नहीं। अलबत्ता उनकी जो वकील साहब हैं उनके, अली ज़फ़र साहब गालिबन, वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको, यही है ना इस केस में ख्वाजा हारिस हैं। अच्छा, ख्वाजा हारिस। तो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके आगे चैलेंज आ सकता है, और आप कोई 1990 का कोई जजमेंट है जिसके वो हवाला दे रहे हैं, बहरहाल मुझे नहीं पता उसका। तो और अदालत ये पूछे कि क्या हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि वो कह रहे हैं जी आप कर सकते हैं, आप फोर्स कर सकते हैं नैब कि ये जो कानून बनाया है इसको थ्रो आउट कर दें। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल ये कर सकते हैं, ना ही इनको करना चाहिए। जब नैब कानून बने थे तो इनकी अदालतों का मौक़िफ़ यही था कि पार्लियामेंट ने बनाया, जो भी है ड्रैकोनियन है, फैशिस्ट है, जो भी है, ये आप लोग फैसला करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो अब भी उनका हक है जो पार्लियामेंट ने जिन्होंने बनाया ये। तो मेरा ख्याल है ये पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होगी, और इनको यही हिदायत की जाएगी कि आप जाइए जाके और वहाँ बात करिए। नून लीग की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसी देख रहे हैं आप? क्योंकि ये लोग तो हाथ पांव मार रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो नून लीग भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आए बैठे हैं बात नहीं? वो तो पहले दिन से कह रहे थे ना, वो तो ये पहले दिन से कह रहे थे कि ये सड़कों की सियासत छोड़ दें, पार्लियामेंट में आए, बैठे, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, साल का मसला है, आप बैठे अपोज करें, अपना मौक़िफ़ पेश करें, टीवी को इंटरव्यूज़ दें, सब कुछ करें, हम अपनी काम करेंगे, आप अपना काम करें, हमारे ख़िलाफ़ आपने मुहिम चलानी है, पार्लियामेंट के अंदर करें। वो तो तैयार हैं उसके लिए। वो तो चाहते हैं कि ये आएँ, और वो ये चाहते हैं कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए, और जो अगली केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी बने टाइम के ऊपर वो बशावरत के साथ बने, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। इलेक्शन साफ़ सुथरे होने चाहिए। और अब क्योंकि न्यूट्रल्स ने भी ये कह दिया कि हम बिल्कुल नहीं मदाखलत करेंगे, तो मेरा ख्याल है खान साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर खान साहब जेन्युइनली समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो फिर उनको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बेहतर कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, और वो उसी सूरत में मिलेगी अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंड फेयर हो।
तो वो खान साहब के इंटरेस्ट में है कि पार्लियामेंट में जाना और केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनवाना। और आवाम भी इसी चीज़ का इंतजार कर रही है कि पार्लियामेंट में जाया जाए और बैठ के बातचीत की जाए। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक बहुत अहम मसला है जुडिशल कमीशन बुलाने का। हमने देखा कि 28 जुलाई को इजलास हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तैनाती डिस्कस भी हुई, लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हो सका और उसके बाद फिर ये भी मौखर हो गया। अब इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है, लेकिन जो एजेंडा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं है, ज़रा दीगर मामलात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्यों लटकाया जा रहा है ये 5 जजेस का मामला? हाँ देखिए, ये जो अब इजलास बुलाया है ये हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है, जहाँ वहाँ प्रमोशंस होनी है, तो वो तो बुला लिया चीफ जस्टिस साहब ने। अब यहाँ जो असली मामला है, जो कि 5 जज की वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक इजलास किया, उसके अंदर आपस में डिफरेंसेस हो गए और कुछ तलखियाँ भी हुई, और उसके बाद जस्टिस फायज़ ईसा जो कि नंबर 2 जज हैं और अगले साल इंशाल्लाह वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान कुछ इश्यूज बन गए। फिर उसके बाद दोनों ने पब्लिक कर दिया सब कुछ, तो ये इंटरनल डिबेट बाहर आ गई, तो ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। अब बात ये है कि आपने सवाल ये पूछा कि ये जुडिशल कमीशन अगर इस हाई कोर्ट के जजेस के इशू के ऊपर बैठ सकती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 वैकेंसीज़ हैं जो कि मुलतवी हो गई वो डिस्कशन, कोई नतीजा नहीं निकला, और अब जस्टिस फायज़ ईसा ये कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं और जजेस 5 शॉर्ट हैं, तो क्यों नहीं उनको बुलाया जाता और ये मामले को तय किया जाए। और बात हमें भी नहीं समझ आ रही कि ऐसी क्या बात है। अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी चॉइस के जजेस नहीं ला सकते तो सो व्हाट, ये तो डेमोक्रेटिक किस्म का इशू है। जुडिशल कमीशन बुलाएं और जो भी मेजॉरिटी डिसीजन है उसमें सब जजेस की अपॉइंटमेंट जो कि जाने हैं 5, वो देखी जाए और से, और उसके बाद एक फ़ैसला हो और डेमोक्रेटिक तरीके के साथ फ़ैसला हो। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज इल्ज़ाम ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जजेस वो लाना चाहते हैं जिनकी हिमायत उनको हो। अब जज साहब तो अगले साल घर जा रहे हैं, तो मतलब ये कोई अच्छा तो रवाज नहीं है ना जी, जाने से पहले आप पैक कर दें अदालतों को और आप चुन चुन के लोगों को लेके आएँ। वो सारा सीनियरिटी का और मेरिट का जो कहा जाता था कि जी सीनियरिटी नहीं मेरिट होनी चाहिए, फिर ये कहा जाता था मेरिट नहीं तो सीनियरिटी होनी चाहिए, ये तो ना सीनियरिटी लग रही है ना मेरिट लग रही है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। तो अब इसको ख़त्म करना चाहिए। ये एक सेशन हो रहा है, इसी सेशन में वो भी बात हो सकती है या इसके बाद हो सकती है, इसको क्यों मुलतवी किया जा रहा है? क्या कोई नई साजिश बनने जा रही है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, या कोई और कुछ चीज़ होने जा रही है? ये तो नहीं अच्छी बात नहीं लग रही। इट्स रिफ्लेक्टिंग वेरी बैडली ऑन द चीफ जस्टिस एंड ऑन हिज कॉलीग्स जो कि ये रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं। दे शुड ओपन इट अप एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। ऐसी भी क्या बात है? आई एम सॉरी, ये बाहर जो परसेप्शन जो है दिस इज़ द परसेप्शन, और ये अपने आप का नुकसान करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी नुकसान करा रहे हैं। कल को बगावत ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमने देखा है कि एक वक्त बगावत भी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, और यहाँ बगावत ये नहीं कि जी सारे उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। 2-3 जजेस और खड़े हो गए और उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, तो ये इट्स वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक एंड वी डोंट वांट दैट। वी डोंट वांट द सुप्रीम कोर्ट टू बी डिस्क्रेडिटेड लाइक दिस। आई थिंक उमर अता बंदयाल साहब इज़ अ मैन ऑफ ऑनर एंड इंटेग्रिटी, and he should display that honor and that status that he has and get on with it and bring the best judges and the senior most judges to the Supreme Court. I don't understand ये क्यों नहीं ऐसे कर रहे। एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आम आदमी के करीब है, और वो ये है कि हुकूमत हमेशा कहती है जी ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल वक्त है, हम अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं कि मुश्किल दौर है। लेकिन मुझे और आवाम को एक शिकवा है, और वो ये है कि अगर ख़जाना खाली है और इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर यहाँ परवेज़ इलाही साहब अपनी काबीना बड़ी कर देते हैं, फिर वहाँ केपी वाले भी अगर लॉन्ग मार्च होता है तो मशीनरी आवाम के पैसों से जो आई है वो सारी इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं सेठी साहब, वो भी काबीना अपनी बड़ी किए जा रहे हैं, और अब 75 पीपल आर देयर। तो मुझे बताएं कि ये ज़्यादती नहीं है आवाम के पैसों के साथ, आवाम के साथ, क्योंकि क्या फरवा आवाम के पैसों की आप बात करते हैं, क्या आवाम के पैसों की आप बात करते हैं? तो दिन रात यही काम होता है। आवाम के पैसों के साथ जहाज़ भी ख़रीदे जाते हैं, आवाम के पैसों के साथ कर्ज़े भी दिए जाते हैं, आवाम के पैसों के साथ बैंक अकाउंट्स भी भरते जाते हैं हमारी जेंट्री के। तो ये आवाम की अब बात क्यों करते हैं इस मुल्क के अंदर? आवाम के तो पिसी हुई है, सारा ये रूलिंग क्लास है इस मुल्क की, वो आवाम को तबाह कर रही है, पीस रही है, और बुरा हाल हुआ है आवाम का।
और आप अभी वो कहते हैं कि यहाँ अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं या फजूल खर्चियाँ भी हो रहा है, और उधर आप पूछ रहे हैं कि जी 70 मिनिस्टर्स क्यों हो गए हैं और पार्लियामेंट जो है वो 6 करोड़ रुपया हर रोज़ लग रहा है, उसको 100 दिन हो गए हैं वगैरह वगैरह। ये छोटी चीज़ें हैं, मगर पॉइंट जो आप मेक कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। उधर आए, उधर हिपोक्रेसी क्या है कि जब ये इमरान खान के 50 मिनिस्टर्स थे तो शोर हो गया कि जी हाफ सेंचुरी होगी, हाफ सेंचुरी होगी, हाफ सेंचुरी होगी, और अब जो है वो क्वार्टर सेंचुरी पे पहुंच गया, सिल्वर जुबली बना रहे हैं। मेरा ख्याल सिल्वर जुबली 50 की होती है, ये गोल्डन जुबली है वो प्लेटिनम होता है 100, तो 75 पे ये पहुंच गए हैं। और अभी हाल ही में शेख रशीद साहब चले गए थे अदालत, बिल्कुल, वहाँ जाके उन्होंने कहा जी 74 हो गए हैं, इनको रोकें। उधर से अदालत ने कहा तोड़े भी 50 हो गए, सो तो की हो गया सी, तुसी सारे एक ही जो तो अब उधर से शहबाज शरीफ से कहा लो जी हम सानू खुली छुट्टी मिल गई, एक और ऐड कर दो, तो उन्होंने 74 से 75 कर लेकिन सेठी साहब उनके पास तो कुछ ओहदे थे ना, काम शाम करने वाले थे, इसमें से तो आधे से ज्यादा लोगों के पास कुछ पता ही नहीं है कि वो इसीलिए ना, इससे अब क्लियर होगी ना बात कि मसला क्या है। मसला ये नहीं है कि काम करवाना है, मसला ये है कि अपनी पीडीएम को बरकरार रखना है, उनकी उसको स्प्लिट नहीं होने देना। टेंशन आ रही है आगे, प्रेशर आ रहा है आगे, इलेक्शन में जाना है, लोगों को अगर ओहदे नहीं मिलेंगे, झंडे नहीं लगेंगे, उनकी इज्जत कौन करेगा उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर? पैसा तो है नहीं देने को इनको, तो और कुछ तो झंडा ही दे दो ताकि थोड़ी सी टॉरी हो जाए, लोग समझे चलो जी इन्होंने वोट दोगे। तो ये वो हो रहा है, अकोमोडेशन हो रही है। आपने देखा इसमें से नून लीग के कितने हैं और बाकी जो पार्टीज हैं उनके कितने लोग हैं, आपने तो नाम भी नहीं सुने। तो वो पार्टियां आ रही हैं, वो कह रही हैं जी पैसे आप दे नहीं रहे, फंड्स आप रिलीज़ नहीं कर रहे, तो कुछ तो दो और मर जाओगे। तो कह लो झंडा ले लो, झंडा ले लें, और वो झंडा लेके बड़े खुश हैं वो। और ये हो रहा है वहाँ तो शहबाज शरीफ का यही कोशिश कर, मुँह बंद रखो, शो पैसे है नहीं देने झंडे। लेकिन इसका ये खान साहब ने भी इसी किस्म की हरकत की थी, मगर वो फिर रुक गए थे। अगर वो और भी प्रॉब्लम हो जाते थे, क्योंकि वो उनकी अपनी पार्टी थी। तो यहाँ तो 7, 8, 9 पार्टियाँ हैं, सबको अगर आपने 8, 8, 10, 10 स्पेशल असिस्टेंट्स देनी है तो फिर तो आपको तो पहुँच जाएंगे ना 70, 80 पे तो आप पहुँच जाएंगे। तो अभी मेरा नहीं ख्याल ये काम होंगे, हो सकता है और भी बढ़ जाए। यार मेरी बात सुनो, एक झंडा तो 20 रुपए का है ना। नहीं, लेकिन उसके साथ मुराद भी तो जा रही है ना, सिक्योरिटी जाती है, मुराद जाती है, गाड़ी जाती है, पेट्रोल जाता है, पैसे जाते हैं। स्पेशल असिस्टेंट के ऊपर ना कोई गाड़ी जाती है, ना कोई एक गाड़ी मिलती है इनको, और इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं मिलता। कुछ तो ऐसे जिनके पास दफ्तर भी नहीं होगा स्पेशल असिस्टेंट, सिर्फ काबीना पे बुलाया जाएगा। और अब 70-80 की काबीना की बैठने की जगह नहीं है कहीं। तो अब होगा ये कि ज़्यादातर जो मेन फैसले हैं वो सर्कुलर रेजोल्यूशन के ज़रिए होंगे कि काबीना की मीटिंग जो है वो इंटरनेट पे हुआ करेगी। फिज़िकली जो है वो 40-50 लोगों को ये दावत दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आपका जो इशू है वो एजेंडे पे नहीं है, तो उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिसके एजेंडे की बातें हमने करनी है। तो इसलिए फिर ये 30-40 की कैबिनेट मीटिंग हुआ करेगी, 70 बाकी जो है उनको सर्कुलर रेजोल्यूशन जाया करेगा। आज काबीना के अंदर ये फैसला हुआ, ये इसमें 40 लोगों ने हाँ की, बाकी 30 रह गए हैं, वो आप मेहरबानी करके इंटरनेट पे हाँ करके भेज दें हमें। तो इस तरीके से अब ये चलाया जाएगा ये। ठीक है सेठी साहब, लेकिन आवाम ऐसे में सवाल पूछ रही है कि साडा की कसूर है? आवाम का कोई कसूर नहीं, ये सारा कसूर, अब मैं क्या बताऊं कसूर किसका? कसूर रूलिंग क्लास है इस मुल्क के अंदर, जिसके अंदर बड़े ज़मींदार जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो ऐसे कानून पास करते हैं जो अपने ख़िलाफ़ ना हों। फिर इसमें बिग बिजनेस है, फिर इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, फिर इसमें मिलिट्री, फिर इसके अंदर सियासतदान है, सियासी जमातें हैं, उनकी लीडरशिप है, ठीक है, और फिर वो सबका टेक्नोक्रेट्स का, ठीक है, जो कि करोड़ों रुपए कमाते हैं और सिर्फ टैक्स जो है बहुत कम देते हैं, मगर दे आर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। तो ये रूलिंग क्लास है हमारी इस मुल्क की, जो कि दैट इज़ लिविंग ऑफ द फैट ऑफ दिस लैंड, जिस पे सारी लॉबीज़ आ जाती हैं, जिनको सब्सिडीज़ मिलती हैं, ये होता है वो होता है। तो आवाम तो दिन ब दिन पिस रही है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि 20-25% आवाम जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। फिर और ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जबकि बड़ी खुशहाली थी क्योंकि अमेरिका से बहुत पैसे आ रहे थे। अब 40% से भी ज़्यादा जो आवाम है वो यूनाइटेड नेशंस के स्टेटिस्टिक्स और डेटा के मुताबिक इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। और अगर ये प्रोग्राम IMF का चलता रहा 2 साल तो इसमें और भी इजाफा होगा, ये 45% पे ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं हैं आपके पास। ये जो इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन एक तरीके का इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर ज़्यादा महंगाई हो जाए तो गरीब लोग जो है वो ज़्यादा पिसते हैं, अमीर लोग कम पिसते हैं,
क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनकम होती है, इसलिए वो बर्दाश्त हो जाता है। और मगर जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल फ़ारग हो जाते हैं। तो ये भी एक इकनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है कि इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो गरीब और गरीब हो जाते हैं और अमीर उतने गरीब नहीं होते, और कुछ अमीर जो बहुत सबसे ऊपर होते हैं वो और भी अमीर हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट में वापस जाने का मामला हो या फिर आवाम के सोचने का, इस पे एक लफ्ज़ बनता है, अल्लाह खैर करे। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।